हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वीबीटी स्टार्ट कर दिया था और वीबीटी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। मैंने बोला था दो ही वैलिड हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, और इनके अलावा कुछ और आता है तो आपको जुगाड़ लगाने होते हैं। जुगाड़ क्या क्या थे आई होप आपको याद होंगे। पहला जुगाड़ जो पढ़ा था कि एसएफएल की प्रेजेंस में अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वैलिड हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ पा रहा है, तो हम उस एक इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जुगाड़ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि एसएफएल की प्रेजेंस में पेयरिंग होती है, लेकिन उतनी ही पेयरिंग करवानी होती है जिससे क्या मिलेगा बेटा, वैलिड हाइब्रिडाइजेशन। बट रिमेंबर कि पहले मैक्सिमम पेयरिंग करा के देखें, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करें। ऐसा नहीं कि विदाउट पेयरिंग ही सर आंसर आ रहा है, नहीं, पहले आपको मैक्सिमम जितनी पेयरिंग होती है वो करा के देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो हमने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, वहां दो जुगाड़ देखे थे कि अगर डिफरेंट टाइप के हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आ जाए तो दोनों लिगेंड्स में से जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होता है ना, वो एसएफएल है या डब्ल्यूएफएल उस पर डिपेंड करेगा। और फिर उसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि अगर एस के डब्बे में इलेक्ट्रॉन हुआ कभी भी, तो विदाउट वेकेंटिंग द एस, विदाउट एम्प्टिंग द एस ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस। तो आपको एस के डब्बे को खाली करना ही होगा और एस का इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट हो जाएगा। पीछे कहने का मतलब है जैसे 4s का इलेक्ट्रॉन है तो 3d में शिफ्ट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 4 के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे होंगे। आई होप इसमें सारे वही केसेस यूज आएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में याद करिए दो वैलिड जो हाइब्रिडाइजेशन थे वो कौन कौन से थे बेटा, एक तो sp3d था और एक कौन सा था बेटा, dsp3, है ना। अगर बाहर वाला डी यूज में आएगा हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर अंदर वाला डी यूज में आएगा तो क्या बोलेंगे बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में जो ज्योमेट्री आपको मिलती है वो क्या मिलती है बेटा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। यहां पर भी क्या मिलती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन डीएसपी3 में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने ये हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी, डीएसपी3 में एक और ज्योमेट्री आपको मिल सकती है, और वो ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। हालांकि ये स्क्वायर पिरामिडल मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको केवल वही ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए, अदरवाइज इन जनरल आपको दोनों में कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। आगे देखें, अब हम यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा एग्जांपल आपके सामने आ गया, कौन, FeCO5, ठीक है ना। FeCO5 में देखें इधर ध्यान से, आप इसको चाहे तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आयरन का 0 आ जाएगा क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगैंड होता है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं कितना है बेटा, 5, है ना। एक CO एक जगह काटेगा तो 5 CO 5 जगह काटेंगे, 5 जगह काटने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आते ही दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि दो ही वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है, या तो sp3d या dsp3। इसके अलावा कुछ और आया तो क्या लगेगा, जुगाड़ लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe का ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 4s2 3d6 रीअरेंज कर दिया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इसका डब्बे वाला डायग्राम बनाएंगे। बट एक बात बताओ, क्या यहां पर एस में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो बिना एस को खाली कराए हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। तो एस का इलेक्ट्रॉन आगे जाता है या बैक शिफ्टिंग होगा, बैक शिफ्टिंग होगा ना, पीछे ले जाएंगे, डी में ले जाएंगे। चलिए पहले मैं नॉर्मली फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 3d6 के हिसाब से ये 6 हो गया, और 4s2 ये ऐसे कंडीशन है, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो बेटा यहां पर ये n-1d है और ये n वाला शेल है ना। तो बेटा n-1d में अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अगर है तो उसकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है, लिगेंड। लिगेंड कौन है बेटा, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराने में पॉसिबल है, उसके लिए क्या कराने में सक्सेसफुल है, वो दैट इज पेयरिंग। तो बेटा ये इन चारों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी जो अनपेड है। लेकिन क्या एस को खाली कराना भी जरूरी है, यस। और एस का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा या पीछे जाएगा, पीछे। तो अब आप देखिए, सपोज इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में इससे करा दे रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में इससे करा दे रहा हूं, ठीक है ना, जो कि मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। ये आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3d6 था, पेयरिंग होने के बाद ऐसा दिखेगा। पर ये एस को खाली कराना जरूरी है, तो एस के इलेक्ट्रॉन भी बैक शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से आप दोनों इलेक्ट्रॉन को बैक शिफ्ट करेंगे ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने पर n-1d का केवल एक इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, लेकिन अगर एस में एक है या दो है, कुछ भी हो, एस को खाली कराना है तो कराना ही है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएंगे। अब देखिए हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा, 5। अब 5 वेकेंट ऑर्बिटल कौन से मिलने वाले हैं, 1
2, 3, 4 और 5। इन पांचों का अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो आपको समझ में आ रहा है, एक डी है, एक एस है और 3 पी है, तो नाम क्या बन जाएगा, DsP3। क्या ये वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए? यस, है ना। तो अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP3। बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही लेके चलना है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। एक एग्जांपल बताऊंगा, उसी में स्क्वायर पिरामिडल है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। कॉम्प्लेक्स में डी कौन सा काम में आया बेटा, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला, है ना, अंदर वाला डी आया, बाहर वाला डी तो मैंने इवन रिप्रेजेंट भी नहीं किया अभी, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पेयर्ड है, पेयर्ड 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 और पेयर्ड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डाया मैग्नेटिक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस कितना हो जाएगा बेटा, 0 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के एग्जांपल को सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपको बता दिया, ऐसे और भी आए तो आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल जो मैं स्पेशल केस आपको बोल रहा था, जो याद रखना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर पिरामिडल वाले केस के लिए, और कुछ भी नहीं याद रखना, बस वो ज्योमेट्री याद रखनी है। देखिए NiCN5 3- ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है बेटा। यहां पर निकल का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +2, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, क्योंकि एक साइनाइड एक जगह काटेगा, 5 साइनाइड 5 जगह काटेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आते ही इतना समझ में आ गया कि 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp3d या DsP3 होता है, ठीक है ना। अब देखें, निकल +2 स्टेट में निकल, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 4s2 के इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए मैंने ऑलरेडी, ठीक है। 3d8 को फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, है ना, एक अनपेयर्ड ये रहा, एक अनपेयर्ड ये रहा। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है, लिगैंड। लिगैंड कौन है बेटा, Cn-। क्या साइनाइडो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या नहीं है बेटा, है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराने में सक्सेसफुल होता है बेटा, पेयरिंग। तो ये पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग कराया तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आएगा और पेयरिंग करेगा। पेयरिंग होने के बाद की कहानी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आपको कितने खाली डब्बे चाहिए बेटा, 5। देखिए 5 खाली डब्बे कौन से मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों का नाम सोच लो, क्या बन जाएगा, आ गया आंसर। इसका मतलब है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, DsP3। ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP3। अब दूसरी बात आती है ज्योमेट्री, है ना। वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, चाहे DsP3 हो चाहे sp3d हो। लेकिन इस वाले केस में NiCN5 3- में ऐसा, मतलब पहले तो इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल मानी गई, ठीक है, पहले अजम्पशन हुआ। जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो इसके स्ट्रक्चर में 4 NiCN, Ni से कितने CN जुड़े बेटा, 5। 5 में से 4 CN की बॉन्ड लेंथ बराबर मिली, क्या मिली, बराबर। और 4 CN का बॉन्ड लेंथ बराबर और एक का बॉन्ड लेंथ अलग, तो वो तभी हो सकता है जब स्ट्रक्चर कैसा हो बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इसका मतलब कैसा होगा, ये Ni लिया, ये सपोज प्लेन पे स्क्वायर है, 4 CN ऐसे जुड़े होंगे, तो इन चारों की बॉन्ड लेंथ बराबर, और एक CN ऐसे बाहर साइड निकला होगा, है ना। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो यहां पर ज्योमेट्री आपको ध्यान रखनी है, दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल। और ये किस फैक्ट से बेस्ड है कि बेटे यहां पर 4 निकल और साइनाइड की बॉन्ड लेंथ बराबर थी। वो तभी हो सकता है जब निकल के साथ 4 साइनाइड कैसे जुड़े हों बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में, और एक साइनाइड बाहर की तरफ निकला, तो 4 की बॉन्ड लेंथ बराबर, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी अंदर वाला यूज आ रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बाद, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बाद वी आर मूविंग ऑन टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब हमने पढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहती है, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 हाइब्रिडाइजेशन DsP3 या sp3d, दोनों में इन जनरल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल, केवल एक अभी जो NiCN5 3- वाला केस बताया उसी में स्क्वायर पिरामिडल याद रखना है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जानते हैं 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक तो DsP2 और एक sp3। इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर और इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्रीज भी चेंज हो रही होंगी, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 5 में नहीं होता था, ठीक है। दूसरी बात,
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 में डी का हेरफेर होता था, मतलब डी या तो बाहर वाला यूज आएगा या अंदर वाला, जिसके बेस पे इनर या आउटर बोलते थे। इसको देखो ध्यान से, यहां डी अंदर वाला तो है, लेकिन इस वाले केस में क्या कोई बाहर वाला डी है? नहीं। इसीलिए इसमें हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिफाइन नहीं करते, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। बट फिर भी बाय चांस, वैसे कभी नहीं पूछा गया और ना कभी पूछा जाएगा, और पूछा जाना गलत है, लेकिन फिर भी बाय चांस कभी पूछ लिया जाए कि भाई इन दोनों में से कौन इनर ऑर्बिटल कौन आउटर ऑर्बिटल, तो आप डी के बेसिस पे, क्योंकि इसमें एक n-1 वाला केस आ रहा है, तो इसको इनर और इसको आप फिर मजबूरी में आउटर बोलेंगे, बट इसके लिए इनर और आउटर बोला जाना गलत होता है। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखते जाइए, ट्राई आप खुद करते जाइएगा। सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है बेटा NiCO4। कौन सा आ रहा है? NiCO4। ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको? अब सुनो, 3 कॉम्प्लेक्स आएंगे अभी लाइन से निकल के, है ना? NiCO4, NiCl4 और NiCN4, है ना? ये 3 कॉम्प्लेक्स आएंगे और ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन जब उठा के देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिन कॉम्प्लेक्सेस की दिखेगी वो ये अभी मैं जो 3 कॉम्प्लेक्सेस बता रहा हूं आपको, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, है ना? NiCO4 कार्बोनिल वाला, क्लोरिडो वाला और साइनाइडो वाला, ये 3 कॉम्प्लेक्स निकल के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 या dsp2, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कुछ और हुआ तो जुगाड़ करेंगे। निकल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, निकल का स्टेट 0 है, इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो क्या s के इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? यस। अब आपको पता चल जाना चाहिए बिना लिगेंड को देखे, अगर S में इलेक्ट्रॉन है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? नहीं। S को क्या कराना पड़ेगा? खाली। S का इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैक शिफ्ट होगा? बैक शिफ्ट होगा, पीछे जाएगा। तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बिना लिगेंड को देखे पीछे भेज दूं तो क्या ये 3d10 हो जाएगा? यस। 3d10 का मतलब लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, d10 मतलब सबकी पेयरिंग हो ही जाएगी। और d10 भर गया तो क्या d वाला ऑर्बिटल खाली होगा? नहीं। अब कौन खाली होगा? s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा? sp3। ऐसा थोड़ा सा माइंड में अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारा टाइम सेव हो सकता है काफी कुछ, पर ठीक है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। d8 देखिए, d8 देखें, है ना? सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये d8 हो गया नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, 4s2 आ गया, ये बना दिया मैंने 4s2। यहां पर आउटर डी को शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आउटर डी कभी यूज आता भी नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए ये बना दिया अपन ने। अब क्या करना है भाई? क्या n-1 डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यस। अनपेयर्ड की पेयरिंग होगी या नहीं होगी कौन डिसाइड करता है? लिगेंड। लिगेंड कौन है बेटा? CO। कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देता है? यस। चलिए पेयरिंग करा भी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, ये पेयरिंग हो जाएगी। बट अपने को S को भी लाना है तो मैं ऐसी पेयरिंग करा दे रहा हूं। इसको उठा के यहां रख दिया और इसको उठा के यहां रख दिया, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इन दोनों की पेयरिंग करा के इन दोनों को बाद में यहां ले आओ या ऐसे ले आओ, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां पर ये पेयरिंग हो जाने के बाद अब देखिए ये अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? अब अपने को कितने खाली डब्बे चाहिए बेटा? 4। 1, 2, 3, 4, बताइए क्या नाम बनता हुआ दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन का? एक S और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अगर dsp2 होता तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती। ठीक है, डायामैग्नेटिक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आपको दिख रहे हैं, ये तो खुद ही पेयर है तो इनकी तो टेंशन नहीं। हाँ, इनको देखो ये पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 ही रहेगा इसका, तो मैं शो नहीं कर रहा हूं, आप खुद लिख सकते हैं 0 आ जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। आगे बात समझ में बेटा? चलिए आगे बात कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल पे। मैंने बोला था निकल के 3 कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, पहला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा यहां पर आ रहा है। अब देखिए निकल साइनाइडो की बात कर रहे हैं, 2- चार्ज है तो बेटा निकल का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 2 ही पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होंगे। कौन कौन सी? sp3 या फिर dsp2, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, +2 स्टेट होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा क्या? 3d8। ठीक है, अब S में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो S के इलेक्ट्रॉन को पीछे लाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से समझ आ जाएगा जुगाड़ लगना है या नहीं लगना है S वाला। अब देखिए d8 भर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये d8 भर दिया। अब देखिए क्या n-1 डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। उनकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी कौन डिसाइड करेगा? लिगेंड। लिगेंड कौन है बेटा? साइनाइडो। साइनाइडो क्या है? SFL है। SFL क्या कराता है? सक्सेसफुल
SFL सक्सेसफुल, किसमें सक्सेसफुल? पेयरिंग कराने में सक्सेसफुल। क्या पेयरिंग हो जाएगी? यस, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग करा के देखो पहले, क्योंकि SFL आने पर मैक्सिमम जितनी पेयरिंग हो सकती है वो करा के देखना जरूर है। अब देखो कितने डब्बे चाहिए? 4। कौन सा डब्बा मिला? 1 2 3 और 4। इन चारों का अगर मैं नाम लिखूं तो क्या नाम आता? DSP2। क्या नाम आता? DSP2। क्या ये DSP2 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैलिड है या नहीं है? है, वैलिड है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है, कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं। हाँ, DSP2 आते ही ज्योमेट्री का बहुत खास ध्यान रखेंगे। ज्योमेट्री अब क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। और इसमें d ऑर्बिटल कौन सा यूज आता है बेटा? dx² y²। याद रखना इस बात को, ठीक है ना? डायामैग्नेटिक है ना? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0 एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो विल बी 0, ठीक है ना? वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वापस से 0 ही है क्योंकि सब पेयर्ड है, ठीक है? तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं बेटा निकल का। ये तीसरा कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल। ये शुरू के जो 1 2 3 निकल वाले हैं, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सॉल्व करने का तरीका देखें। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप आप निकाल सकते हैं, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही दो ही पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3 या फिर DSP2। इसके अलावा कुछ आया, क्या लगेगा? जुगाड़ लगेगा। चलिए, निकल का कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा है, लेकिन +2 होने की वजह से s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बच गया बेटा? 3d8। अब देखो भर दो 3d8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3d8। क्या n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? पर उसकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी कौन डिसाइड करता है? लिगेंड। लिगेंड कौन है बेटा? Cl-, SFL है या WFL है? WFL है। यहां पर गलती से SFL लिखा हुआ है, बट क्लोरिडो हेलोजन डोनर कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है ना? तो Cl- इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड अगर है ये, तो क्या ये पेयरिंग करवाएगा या नहीं कराएगा? नहीं कराएगा, अनसक्सेसफुल है ना? पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो बेटा 1 2 3 4 5 जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई। अब अगर पेयरिंग नहीं हुई तो कितने खाली डब्बे चाहिए बेटा? 4, है ना? 4 खाली डब्बे कौन से मिलेंगे? 1 2 3 4। ये 4 खाली डब्बे जो मिल रहे हैं, क्या इनका नाम मिलकर sp3 बन जाएगा? यस। अगर sp3 आ गया तो क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है? यस। इसका मतलब है आपका आंसर सही है। इसका ज्योमेट्री, sp3 का ज्योमेट्री ऑलवेज टेट्राहेड्रल। अब बताओ क्या यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है, 2 अनपेयर्ड। अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जितने अनपेयर्ड उतने पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग, है ना? यहां पर आ जाएगा 2.8 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये केस हो गया 3rd। ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CuNH3 2+, दिस इज नोन एज क्यूप्रा अमोनियम आयन। क्यूप्रा, है ना? अमोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ऑल्सो नोन एज स्विट्जर्स सॉल्ट या स्विट्जर्स आयन, है ना? स्विट्जर आयन क्यों बोल रहा हूं? सॉल्ट कब बनेगा? जब ये 2+, ऐसा हटा के मैं ऐसा लिख दूं, CuNH3 SO4, है ना? अब ये सॉल्ट बन गया पूरा, कैटायन भी है, एनायन भी है, तो इसको बोलते हैं स्विट्जर सॉल्ट, है ना? तो इसको मैंने इसलिए क्या लिख दिया बेटा? स्विट्जर आयन। तो स्विट्जर सॉल्ट आ जाए तो भी यही बात है, हमें कॉम्प्लेक्स से मतलब होता है, SO4 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए, क्यूप्रा अमोनियम आयन, स्विट्जर आयन, नोट कर लीजिएगा, इरेज कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? बार बार काम में आएगा। पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज आएगा। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं यहां पर। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आते ही पता चल जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन 2 ही होगी, या तो sp3 या DSP2। इसके बारे में ध्यान रखिए, जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जब हम ग्रुप 15 पढ़ेंगे, अमोनिया की प्रॉपर्टीज में आता है कि अमोनिया डी ब्लॉक के मेटल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक का मेटल सेंट्रल मेटल बन सकता है और अमोनिया कैन एक्ट एज अ लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड जहां भी आ जाए क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की खास बात अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि पी ब्लॉक में भी आएगा, बट अभी से याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसका कलर पूछा जाता है, कलर इज अ डीप ब्लू कलर। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डीप ब्लू कलर, ठीक है ना? चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 3d10 4s1 पर +2 चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन s से, एक इलेक्ट्रॉन d से, बचेगा क्या? 3d9, ठीक है ना? 3d9 का कॉन्फ़िगरेशन भर रहा हूं, कॉपर +2 है ये, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, ठीक है? अब सुनेंगे बहुत ध्यान से, यहां पर n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? पर कितना है? एक की तो पेयरिंग हो नहीं सकती। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? 2 होते तो पेयरिंग कराता। अब
अब अगर लिगेंड पे ध्यान दो, लिगेंड पे ध्यान दो, लिगेंड कौन आ रहा है? अमोनिया, अमोनिया एसएफएल है। एसएफएल के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बोली थी, एसएफएल जनरली क्या बनाना चाहते हैं? इनर ऑर्बिटल। ऐसा नहीं कि हर बार बनेगा, बट दे ट्राई टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता? बहुत ध्यान से समझना बेटा, है ना, इसकी पेयरिंग नहीं करा सकता और मुझे डब्बे कितने चाहिए? 4। तो 4 डब्बे, 1 2 3 4 मिल रहे हैं। ये 4 कौन से मिल रहे हैं बेटा? sp3 मिल रहे हैं। क्या ये sp3 वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है? यस। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी आपके पास एसएफएल की प्रेजेंस में होने वाले जो जुगाड़ है ना, वो आपने अप्लाई नहीं करे। पहले एसएफएल के लिए जो जो हो सकता है वो सब ट्राई करो अलॉन्ग विद जुगाड़। अगर उन सबसे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन ना मिले तो फिर आप आगे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला जुगाड़ क्या पड़ा था कि अगर एसएफएल है तो पेयरिंग होगी, ठीक है, बट पेयरिंग यहां हो नहीं सकती, है ना। अगर एसएफएल की प्रेजेंस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या एक अनपेयर्ड को अपन आगे भेज सकते हैं? n-1d से आगे भेज सकते हैं? यस। इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं आगे भेज दूं, सपोज मैं यहां भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये आगे गया तो मुझे डब्बे कितने चाहिए? 4। तो ये आगे चला जाएगा तो ये डब्बा खाली हो जाएगा। तो 4 खाली डब्बे कौन से मिलेंगे? 1 2 3 4। तो जहां तक यूज में आने वाला है उसके बाद वाले डब्बे में इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो आप, है ना, ये रूल होता है। अगर ये 4 डब्बे खाली हो गए तब बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? DsP2। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए DsP2 एक वैलिड हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा? यस, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें sp3 आंसर नहीं लिखेंगे। एसएफएल है, एक अनपेयर्ड को आगे भेज सकते हो। अगर आगे भेजने से वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है तो आप बिल्कुल ये काम करेंगे। और इसीलिए यहां पर कंडीशन दिखेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां हो गए। वो एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको हमने आगे भेजा, उसको मैं यहां रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो यहां से उठ के यहां आ गया। और बचे हुए 4 डब्बे कौन से हो गए? 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बन गया, जो कि वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा DsP2। ज्योमेट्री आ जाएगी DsP2 की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन। और इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इन क्यूप्रा अमोनियम आयन या CuNH3 4+2 आयन 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम 3d to 4p, 3d to 4p। तो यस, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम 3d to 4p, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है बेटा। चलिए आगे आ रहा है 5th केस, दैट इज जिंक का टेट्रा अमोनियम कॉम्प्लेक्स लिया है हमने, ठीक है ना। आप चाहें तो खुद ट्राई कर ले, इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। आपको मॉड्यूल में ऑलरेडी आई होप सॉल्व फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर्स डायरेक्टली बता रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा क्योंकि जिंक 3d10 है, भरा हुआ है। sp3 आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, डायामैग्नेटिक sp3 है तो टेट्रा हेड्रल आ जाएगा। तो ये इसके आंसर्स हैं, बाकी आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। चले, तो ये तो हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। नाउ अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं बट फिर भी एक तरीका बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। याद करें जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, जैसे मान लो एक एग्जांपल इसके लिए मैं बता भी देता हूं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपको एग्जाम में आ गया AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है। आपको बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पूछा नहीं जाता आज तक, कभी नहीं पूछा गया, बट फिर भी आपने निकाल लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आते ही बात ही खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए एक ही वैलिड हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो कौन होता है? sp। और ऐसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का कोई भी एग्जांपल आ जाए, जैसे HgI3 सपोज, है ना, मैंने ले लिया इस तरह से कोई सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, +n चार्ज, तो इसमें आप देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आते ही एक ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp2। sp की ज्योमेट्री लीनियर, sp2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। तो इनमें एम्बिग्यूटी वाली बात ही नहीं है, इनमें दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, एक ही होता है। इसीलिए इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। Whereas in case of coordination number 4, 5 and 6 दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस थे, इसीलिए उसके लिए हमने क्या करा बेटा? सॉल्व करने का तरीका देखा। तो दिस वाज द वे टू सॉल्व हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5, 4, 3, 2 अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है। अब कुछ खास बातें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं,
एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत रेयरली एक्सेप्शंस आएंगे, तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में केस बताया था आपको, स्क्वायर पिरामिडल वाला, याद आ रहा है, NiCN5 3-। तो मैंने क्या बोला कि उसका हाइब्रिडाइजेशन तो DsP3 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ज्योमेट्री मेनली क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट उसकी ज्योमेट्री क्या मिल रही थी, स्क्वायर पिरामिडल। हमें कैसे पता चला स्क्वायर पिरामिडल होगा, कि जब उस स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो उसकी 4 बॉन्ड लेंथ बराबर मिली। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से मिलती है, ठीक है ना, या मैग्नेटिक नेचर से मिलती है। भाई हमने कैसे बोल दिया जुगाड़ लगा के कि इलेक्ट्रॉन आगे गया, पेयर हुआ नहीं हुआ। जैसे आप याद करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने जो आपको शायद 4th एग्जाम्पल बताया था, जहां पर मैंने बोला था SFL की प्रेजेंस में उतनी ही पेयरिंग होगी जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो उसमें क्रोमियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना, आपको याद ना हो तो आप कॉपी पलट के देख सकते हैं। क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड। अमोनिया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट वहां एक की भी पेयरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं, हमने ऐसा क्यों किया, तो बेटा उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देखा गया, वहां से पता चला कि उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग था। 3 पॉइंट समथिंग था, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, और वो तभी हो सकता था जब आप पेयरिंग ना करो, भले SFL हो तभी भी पेयरिंग नहीं होगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें इनके, है ना, जो मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह होती, वहां से भी पता चलता। उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज से डिसाइड हुए। देखिए कोबाल्ट +3 जब भी सेंट्रल मेटल होगा, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है ना, विथ कोबाल्ट +3 अगर वाटर या ऑक्सिलेटो आ जाए, ठीक है, तो वाटर भी ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सिलेटो भी ऑक्सीजन डोनर है। ऑक्सीजन डोनर जनरली WFL होते हैं। क्या होते हैं? WFL, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन जब भी सेंट्रल मेटल में कोबाल्ट +3 होगा, तो कोबाल्ट +3 के साथ ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसकी तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स मिला COH2O6 3+, या फिर अगर एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स मिला COOX3 3-, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखो, दोनों में जब आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 आएगा। एक बार कोबाल्ट के साथ वाटर है, एक बार कोबाल्ट के साथ ऑक्सिलेटो है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3 मत लिख लेना, क्योंकि ऑक्सिलेटो, एक ऑक्सिलेटो 2 जगह काटता है, बाइडेंटेट होता ही है, तो 3 ऑक्सिलेटो मिलकर 6 जगह काटेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोबाल्ट +3 के साथ वाटर या ऑक्सिलेटो आते तो ये वीक फील्ड लिगेंड होने चाहिए थे, जनरली वाटर और ऑक्सिलेटो वीक फील्ड है, बट कोबाल्ट +3 के साथ देखा गया इस कॉम्प्लेक्स में जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे कोबाल्ट की, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और D6 के हिसाब से अगर मैं फिल करता 3D6 को, तो बेटा 4 अनपेयर्ड बचने थे, पर इनमें देखा गया कि इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिला, 0, ये डायामैग्नेटिक मिले। और ये तभी हो सकता था जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पेयर। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कब हो सकते हैं? जब लिगेंड किसकी तरह काम कर रहा हो, SFL की तरह। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि विद कोबाल्ट +3 वाटर एंड ऑक्सिलेटो विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये याद रखें, कभी भी ये कॉम्प्लेक्स दिख जाए, अगर आपने ऑक्सिलेटो या वाटर को वीक मान के सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखें। अब देखें, आयरन और मैंगनीज +2 के साथ, आयरन और मैंगनीज +2 के साथ अगर कभी अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दिख जाए, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स दिख जाए, तो अमोनिया जनरली नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट इन दोनों सेंट्रल मेटल के साथ अमोनिया अगर दिख जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, क्या दिखेगा, क्या माना जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। क्या माना जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके क्वेश्चन मैं आगे जब CFT लेंगे तो वहां पर करवा दूंगा बीच में, पर ये अभी आप ध्यान रखें फिलहाल में, ना। Ni+4 के साथ F- हेलोजन डोनर है, वीक फील्ड होना चाहिए, बट निकल +4 के साथ कभी भी दिख जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक और देखें, कॉपर +2 वाटर के साथ, कॉपर +2 वाटर के साथ किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। वाटर जनरली वीक फील्ड लिगेंड होता है, जैसे यहां पर कोबाल्ट +3 के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वैसे यहां पर कॉपर +2 के साथ वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ध्यान रखें, एक्सेप्शनल केस है। अब सुने, ये तो हमने लिगेंड्स की बात करी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। अब खास बात सुनना, जब भी आप कॉम्प्लेक्स लेते हो तो कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कौन होता है? लिगेंड, ठीक है ना। ये जो मेटल होते हैं ना जनरली D ब्लॉक के होते हैं, और D ब्लॉक में हमें जनरली 3D 4D या 5D सीरीज यूज में आती है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं ना, जस्ट इसके पहले बस वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में मैंने सिल्वर वाला केस लिखा था उसको भूल जाइए, बाकी आप सारे एग्जांपल उठा के देखो। तो हमने जो सेंट्रल मेटल ले रखा है वो हर बार किसका ले रखा है बेटा? 3D का। आप देखो, कोबाल्ट 3D, ये सारे 3D, ये भी 3D, ये भी 3D, है ना। जब भी सेंट्रल मेटल 4D या 5D का आएगा, सुनना, ये जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ऐसा है वैसा है,
ये लफड़ा केवल किसके साथ है बेटा? 3D के साथ। 3D के साथ लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक इन बोथ की तरह काम कर सकता है, लेकिन जब भी सेंट्रल मेटल 4D या 5D का होगा, कैसा भी लिगेंड हो, कोई भी हो, जो भी हो, कैसा भी हो, शुरू से आखिरी तक कोई भी हो, सारे लिगेंड ओनली एंड ओनली विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब 4D 5D के साथ सारे लिगेंड जिनको हमने स्ट्रॉन्ग बोला, जिनको हमने वीक बोला, चाहे वो कार्बन डोनर, चाहे नाइट्रोजन डोनर, चाहे ऑक्सीजन, चाहे सल्फर, चाहे हेलोजन, कोई भी हो, अगर सेंट्रल मेटल 4D या 5D का है, सारे लिगेंड क्या ट्रीट किए जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान रखना, बहुत खास बात है, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए। जब भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, पहले इनको चेक करोगे, उसके बाद फिर जनरल कंडीशन जो हमने पढ़ी वो लगानी होगी आपको। चलिए आगे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में एक बार चेक करें तो बेटा FeH2O6 2+ दिख रहा है आपको सबसे पहले, ठीक है। Fe+2, अभी मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, Fe+2 के साथ NH3 वीक फील्ड होता है, पर Fe+2 के साथ वाटर नॉर्मल केस है। बताओ वाटर में कौन डोनर है? ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर SFL या WFL? WFL होता है नॉर्मली, ठीक है ना। हाँ, कोबाल्ट+3 होता, कोबाल्ट+3 होता तो वाटर क्या हो जाता? SFL, है ना। बट यहां पर कौन है? Fe+2 के साथ, तो ये नॉर्मल केस है। अब देखिए Fe+2 मतलब वीक फील्ड लिगेंड। Fe+2 का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 3D6 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3D6 आ रहा है। वीक फील्ड लिगेंड में 3D6 मतलब इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में वो कितने आ रहे हैं बेटा? 4। कितने आ रहे हैं? 4, ठीक है ना। 3D6 में 4 अनपेयर्ड। चलिए अगला देखें, सेकंड FeCN6 3-। यहां पर Fe का स्टेट आएगा बेटा +3, और +3 में लिगेंड साइनाइड है। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो Fe+3 का मतलब होता है 3D5। क्या मतलब होता है? 3D5। और 3D5 में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप पेयरिंग कराओगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, है ना। और पेयरिंग हो जाएगी तो कितनी पेयरिंग हो जाएगी? 2। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा आपके पास? ओनली 1। इसमें 1 अनपेयर्ड है। FeCN6 4-। यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। कितने आएंगे? 0, क्योंकि ये D6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और D6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सारे पेयर हो जाएंगे। ये FeH2O6 2+, इसको 2+ के बदले 3+ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2+ के बदले बेटा 3+। क्या बदले? 3+, क्योंकि यहां भी सेम कॉम्प्लेक्स है, यहां भी सेम कॉम्प्लेक्स है ना। यहां 2+ ले रहा हूं और यहां 3+ ले रहा हूं। अब 3+ का मतलब है D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन विद वीक फील्ड लिगेंड, सारे पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप फिल करके देखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो, इन डिक्रीजिंग नंबर पूछा है तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किसके पास है बेटा? 4th, 5 अनपेयर्ड, ठीक है। उसके बाद अनपेयर्ड किसके पास है? फर्स्ट, तो 4th, फर्स्ट, फिर सेकंड के पास 1 अनपेयर्ड है और थर्ड के पास 0 अनपेयर्ड। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई कर लें। एक और देखें केस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इवन दो, ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए इवन दो सेंट्रल मेटल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां सेंट्रल मेटल के पास तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। अभी तक हमने पैरा या डाया किससे डिसाइड किया? सेंट्रल मेटल के पास, कि सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड था तो पैरा, सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड नहीं था तो डाया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, डब्बा वाला पार्ट, तो मेटल के साथ कौन होता है? लिगेंड। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक डिसाइड करने में जनरली मेटल काम में आता है, बट कभी कभार अगर मेटल के साथ लिगेंड को भी देखें, लिगेंड अगर पैरामैग्नेटिक नेचर का है तो भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो मेटल जनरली हम लोगों को सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है वो मेटल का ही आता है, बट लिगेंड भी एक फैक्टर होता है पैरा या डाया नेचर डिसाइड करने में। तो वही क्वेश्चन है ये, देखें NiF6 4-, ध्यान से देखना, NiF6 4-, ठीक है। इसको अगर आप चेक करें तो यहां पर एक काम करें, इसको 2- कर ले, NiF6 2-, ठीक है। तो यहां पर निकल का स्टेट कितना आ जाएगा बेटा? +4, है ना। और निकल +4 के साथ अगर F- आता है, तो अभी मैंने आपको नोट लिखाए थे एक्सेप्शंस वाले, ये F- किसकी तरह काम करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और Ni+4 का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, एक बार बताओ, निकल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? आर्गन 3D8 4s2, और निकल पे +4 आने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, मतलब यहां क्या बचा? 3D6, और 3D6 में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर्ड हो जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और आपको क्या बोला है?
कॉम्प्लेक्स मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, जिसमें मेटल के पास कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो इसमें तो मेटल तो डाया है, और F माइनस तो खुद ही डायामैग्नेटिक होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, बट ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट इंक्लूड करने के लिए मैंने ये एग्जांपल यहां लिया, ठीक है। अगला एग्जांपल आ रहा है बेटा K4 Fe6। K4 Fe6 इरेज कर रहा हूं, देख लीजिएगा। K4 Fe6, यहां पर Fe पे स्टेट आ रहा है +2, ठीक है। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन भी 3d6 और SFL है, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर अगेन क्या हो जाएगा बेटा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी डायामैग्नेटिक ही मिलता है, मेटल भी डायामैग्नेटिक, लिगेंड भी डायामैग्नेटिक। यहां पर आया Fe+2 और साथ में कौन है, NH3। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन अगेन क्या बनेगा बेटा, 3d6। याद करें एक्सेप्शन में पॉइंट लिखाया था विथ Mn+2 एंड Fe+2, Mn+2 और Fe+2 के साथ अमोनिया। अमोनिया जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट इन दोनों के साथ अमोनिया क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और अमोनिया अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो Fe(d6) को जब आप फिल करोगे, है ना, 1 2 3 4 5, ये 3D, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये चारों अनपेयर्ड रहेंगे। क्यों अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि अमोनिया इसके साथ कैसा काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन पैरामैग्नेटिक होने में मेटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि मेटल के पास अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, या तो मेटल के पास अनपेयर्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है 4th। कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। इसमें एक हिंट आपको दे रखी है अभी फिलहाल में, ठीक है ना। मेटल इज हैविंग d6 कॉन्फ़िगरेशन। एक बात बताओ, आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है Fe CN5 O2 और 4- है ना। अब O2 में O2 दिखने में परऑक्सो सुपर ऑक्सो दोनों हो सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको हिंट दे रखी d6 कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एक बात बताओ, Fe का d6 कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब Fe पे चार्ज कितना आएगा, +2, तभी Fe में d6 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको यह पता चल गया कि यहां पर Fe का स्टेट मुझे लेके चलना है +2, साइनाइड पे हो गया टोटल 5 है, -5, +2 -5 होने के बावजूद भी कितना चार्ज बच रहा, 4-। इसका मतलब इस O2 का चार्ज आपको निकालना है कि ये परऑक्सो या सुपर ऑक्सो है। तो आपको मिल गया कि O2 पे कितना चार्ज आ रहा है, -1, क्योंकि ये दोनों आपको पता है विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये आपको दिया हुआ है। O2-1 कौन सा लिगेंड है, परऑक्सो या सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो। MOT याद करें, क्या ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यस 17 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अब देखो यहां पर दो तरह के लिगेंड है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग भी है वीक भी है। ज्यादा क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग की ज्यादा क्वांटिटी तो d6 की तो पेयरिंग हो जाएगी। तो मेटल तो इसमें d6 होने की वजह से मेटल तो डाया है, लेकिन आपका जो एक लिगेंड है O2- है ना, वो पैरामैग्नेटिक नेचर देगा। तो कॉम्प्लेक्स यहां पर जो पैरामैग्नेटिक बन रहा है वो मेटल की वजह से नहीं बन रहा है, इस O2- लिगेंड की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो ये O2-1 या NO है ना, NO भी आप जानते हैं 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगा, MOT से याद करें तो वो भी अगर कॉम्प्लेक्स में दिख जाए तो ऐसे लिगेंड O2-1 जो कि सुपर ऑक्सो है या NO है, तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं इनकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स कैन बी पैरामैग्नेटिक। मेटल के साथ साथ लिगेंड का भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेचर होता है पैरा या डाया डिसाइड करने में, बट हमारे सिलेबस में हमें मेटल से ही चेक करना होता है। इनकेस कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि जहां दे दिया हो कि मेटल तो डाया है फिर भी कॉम्प्लेक्स पैरा है, तो वो कहां होगा, तो फिर उसमें आप लिगेंड्स को चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए अब बात कर रहे हैं अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें एक अगली थ्योरी पढ़नी है, दैट अगली थ्योरी इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ऐसा क्या था कि वीबीटी को डिस्कार्ड करके एक नई थ्योरी बनानी पड़ी, समझे। पहला, इट कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल, इसको डिफाइन करने में वीबीटी फेल हो गया, है ना। दो कॉम्प्लेक्स बने भाई, उनमें से एक ज्यादा स्टेबल, भाई दोनों अगर मान लो D2sp3 है, तो ये वाला स्टेबल कम, वो वाला स्टेबल ज्यादा, ऐसा क्यों हुआ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट कांट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हुई इससे। इट डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ SFL WFL। हमने हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करते वक्त SFL WFL लिए, है ना, कि नाइट्रोजन डोनर कार्बन डोनर SFL है, बट वो
वीबीटी के टाइम तक डिसाइड नहीं हुए थे, है ना। ये एसएफएल डब्ल्यूएफएल को डिफाइन करने का काम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने करा, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह ये सब क्लासिफिकेशन कहां से आया, सीएफटी से आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, वीबीटी से हम लोग सॉल्व करते वक्त भले इसको ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि वीबीटी में पहले हमारे पास रिजल्ट आता था कि डाया है या पैरा है या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कितने हैं, और उससे हम लोगों ने वो सब जुगाड़ निकाले हुए हैं। तो ध्यान रखें, ये एसएफएल डब्ल्यूएफएल को क्लासिफाई नहीं करता। दूसरा, इट डज नॉट गिव सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। वो जो n-1 डी में अनपेयर्ड थे, उनकी पेयरिंग हुई या नहीं हुई, तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो डिसाइड करने का काम कौन करता है, एसएफएल डब्ल्यूएफएल। जब एसएफएल डब्ल्यूएफएल का क्लासिफिकेशन ही नहीं था, तो फिर पेयरिंग क्यों हुई क्यों नहीं हुई ये नहीं बता पाया, है ना। इसीलिए यहां से बस इतना पता चलता था कि पैरा है डाया है, उसके लिए उसने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, पेयरिंग हो गई ये बता दिया, पर पेयरिंग क्यों हुई उसका रीजन इसके पास नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसके जस्ट बाद एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, एंड दैट न्यू थ्योरी वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अगली जो थ्योरी आ रही दैट इज सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब इसके पहले बेसिक पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला पोस्टुलेट देखें, सेंट्रल मेटल आयन इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। बेसिकली इस थ्योरी में, ठीक है तो थ्योरी, लॉ तो है नहीं, तो इस थ्योरी में अजम्पशन क्या माना गया कि जो मेटल आयन और लिगैंड होता है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप समझ रहे हैं, दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन, तो मेटल को यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और जो एनाइनिक लिगैंड होगा उस पर तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है ही है, और जो न्यूट्रल लिगैंड होगा उसे पॉइंट डाइपोल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज, उसको भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, न्यूट्रल लिगैंड है तो कहीं ना कहीं डाइपोल डेवलप होगा। अगर पोलर न्यूट्रल लिगैंड होगा तो वैसे उसमें परमानेंट डाइपोल होगा, और अगर टेम्पररी डाइपोल जनरेट करना है तो नॉन पोलर जो न्यूट्रल लिगैंड होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन की वजह से वो डाइपोल डेवलप हो जाएगा ना, जो कि हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेटल को पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे, और उनके बीच में हम लोग क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मानेंगे। अब मेरी बात सुनना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट में फंसाया जा सकता है। कैसे फंसाया जा सकता है भाई, आपको बोला कि मेटल और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि लिगैंड का काम क्या होता है, लोन पेयर देने का, और मेटल का काम क्या होता है, लोन पेयर लेने का। तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कौन से नेचर का, कोवेलेंट बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पर क्या बोल रहा है कि मेटल और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस आयनिक टाइप का इंटरेक्शन बता रहा है। तो सर एक जगह तो आपने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक जगह आप बोल रहे हो आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो फिर अब एग्जाम में आ जाए तो क्या मानना है। तो बेटा एग्जाम में आपको कोऑर्डिनेट ही मान के चलना है। क्या मान के चलना है, कोऑर्डिनेट। जब तक स्पेसिफाई ना कर दे अकॉर्डिंग टू सीएफटी द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी ओनली द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड विल बी अज्यूम टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अदरवाइज इन जनरल कंडीशन में मेटल लिगैंड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही मान के चलेंगे, ठीक है। आगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगैंड, ध्यान सुनना, जैसे ही लिगैंड आएगा तो लिगैंड की प्रेजेंस में क्या होगा। बेटा एक बात बताना, इसको अभी हटा दे रहा हूं, ध्यान सुनना। जो भी सेंट्रल मेटल होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना, ये लिगैंड हो गया, एक्स लिगैंड है, मेटल है। जो मेटल है इसको अकेले सोचो, अकेला मेटल जब था, ठीक है, जैसे मान लो मैंने Fe ले लिया, तो Fe जब अकेला था तो अकेले एटम की जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी या जो इसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो किससे डिसाइड होता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से डिसाइड होता है। अकेला जब है तो एटम है, एक साथ है तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो जब अकेला एटम है, सिर्फ अकेला एटम है, तो बेटा Fe का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2, ये अकेले एटम की कहानी है। और मेटल आयन के फॉर्म में तो ये Fe+2 आ गया मान लो, तो 4s2 हट गया 3d6। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना, सारी पॉइंट आपस में इंटर रिलेट होंगे, है ना। 3d आ गया, 3d6 1 2 3 4 5 6 ये भर दिया अपन ने, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, n-1d। इसके बाद मेटल के पास कौन खाली है बेटा, 4s, कौन खाली है बेटा 4p, और कौन खाली है बेटा 4d, कौन खाली है बेटा 4d। एक बात बताओ, ये n-1d है और ये कौन सा d है बेटा, आउटर d। कोई भी मेटल हो, मेटल का आउटर d हमेशा खाली होगा। क्या बोला मैंने, मेटल का आउटर d हमेशा खाली होगा, क्योंकि वहां तक तो इलेक्ट्रॉन जाते नहीं। डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जिनके n-1d में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना। अब सुनो,
अगर आउटर डी खाली है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होंगे, n-1d में। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, n-1d में। आउटर डी में तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आगे इस टॉपिक में आगे मैं बोलूंगा कि हम मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन कौन से मेटल के कौन से डी इलेक्ट्रॉन मानेंगे, इनर वाला या आउटर वाला, इनर वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे ही n-1d में। ध्यान रखना, आउटर डी ऑलवेज वेकेंट, n-1d कैन कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जनरली इलेक्ट्रॉन n-1d में होंगे। और सुने, Fe+2 आ गया, ये कंडीशन लिख दी। बेटा एक बात बताओ, जब ये एटम के फॉर्म में था, एटम या आयन है ना, अकेला था, तो ये पांचों जो डी के ऑर्बिटल है, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 y2 और dz2, ये पांचों नाम होते हैं। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ऐसा बताया जाता है या नहीं बताया जाता है कि डी के पांचों जो डी सबशेल के अंदर पांचों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पांचों ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या होते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जब एटॉमिक फॉर्म में ये पांचों थे, किसी एटम के अंदर ये पांचों थे, तो पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम। पर ये तब तक पॉसिबल है जब तक एटम अकेला था। जैसे ही लिगैंड आएगा, है ना, यहां पर सेकंड पॉइंट जो था, इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, तो लिगैंड के आने से कुछ ऐसा होता है कि ये जो पांचों डब्बों की एनर्जी बराबर थी ना, ये दो हिस्सों में टूट जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, दो हिस्सों में टूट जाती है। कब, लिगैंड के आने पर। जब तक लिगैंड नहीं आएगा तब तक पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर। कौन से डी ऑर्बिटल, n-1d की बात हो रही है अभी फिलहाल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी के पास है। तो हुआ क्या कि जब तक लिगैंड नहीं आया पांचों डीजेनरेट है, लेकिन लिगैंड के आने से इन पांचों की एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पांचों जो हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा कहलाता है T2g और एक हिस्सा कहलाता है Eg। क्या क्या कहलाते हैं बेटा, T2g और Eg। T2g को बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपली डीजनरेट। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे डीजनरेट ऑर्बिटल, ट्रिपली डीजनरेट मतलब 3 ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, 3 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। और Eg को बोलते हैं डबली डीजनरेट। क्या बोलते हैं बेटा, डबली डीजनरेट मतलब 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी। तो जो 5 डी के डब्बे थे ना, जिनकी एनर्जी पहले बराबर थी, लिगैंड आने पर वो 2 हिस्सों में टूट गए। उनमें से 3 की एनर्जी एक जैसी और 2 की एनर्जी एक जैसी। तो 3 वाले सेट को क्या बोलेंगे, T2g, है ना, याद ऐसे भी रख सकते हो। T2g में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 3, तो 3 वाला। और Eg में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 2, तो 2 वाले को Eg और 3 वाले को क्या बोलेंगे, T2g। ये नई टर्म्स है आपके लिए, इसीलिए ध्यान रखें, है ना। 3 वाले को T2g, 2 वाले को Eg। अब वो 3 कौन से और वो 2 कौन से। तो बेटा अगर डी के ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर आपको याद हो, ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर आपको याद हो, है ना, तो एक बात बताइए, dxy, dyz और dzx, ठीक है, इन तीनों को देखो। ये सारे डबल डंबल होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये सारे डबल डंबल होते हैं, आगे मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगा इनके स्ट्रक्चर, बट ठीक है, आपको आना चाहिए। ये तीनों डबल डंबल है। डी का शेप ही कैसा होता है, डबल डंबल होता है। ये तीनों के जो डबल डंबल वाले लोब्स बनते हैं, ये बताइए ऑन द एक्सिस बनते हैं या इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। तो ये बनते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। कहां बनते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, है ना। इनके जो डबल डंबल बनेंगे वो एक्सिस पे नहीं बनते, एक्सिस के बीच में बनते हैं। इसी तरह से जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं, dx2 y2 और dz2, इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इनके जो लोब्स बनते हैं, डंबल्स बनते हैं, वो कहां बनते हैं, ऑन द एक्सिस एंड इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये तीनों का सेट जो इन बिटवीन द एक्सिस वाला होता है और ये जो 2 वाला सेट है जो ऑन द एक्सिस वाला होता है, ये 2 अलग अलग हिस्से टूट जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, लिगैंड की प्रेजेंस में। तो ये 3 वाला जो सेट है, 3 वाला सेट कौन सा दिख रहा है, 1 2 3, तो ये जो dxy, dyz और dzx वाला सेट होता है, मतलब इन बिटवीन द एक्सिस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, T2g। और ऑन द एक्सिस वाला सेट कौन सा बनेगा, 2 वाला, dx2 y2 और dz2। इस वाले सेट को क्या बोला जाता है, Eg। तो 3 वाले को T2g, 3 कौन से होंगे, तीनों एक जैसे, 5 डी हैं, 3 एक जैसे कौन से दिखते हैं, नाम से भी समझ में आएगा, dxy, yz, zx। और 2 एक जैसे कौन से, स्क्वायर वाले, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों का सेट Eg सेट और बचे हुए 3 का सेट T2g सेट। T2g सेट कैसा बनेगा, ऑन द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और Eg सेट कैसा बनेगा, ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई वो सब अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, देख लीजिए अभी, ठीक है।
ये पहला पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट देखें, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रेजेंस में होगा ये, है ना। द 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, पांचों जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल थे, कौन कौन से डीजेनरेट डी ऑर्बिटल थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो हिस्सों में टूटेंगे। कौन कौन से दो हिस्से? बिटवीन द एक्सिस वाले अलग और ऑन द एक्सिस वाले अलग। 3 वाले केस को क्या नाम दिया था? T2G। 2 वाले केस को क्या नाम दिया था? EG। ये लिखा हुआ है, द मेटल लूज देयर डीजेनरेसी, पांचों जो ऑर्बिटल है वो लूज करेंगे अपनी डीजेनरेसी एंड स्प्लिटेड इनटू 2 सेट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, जिसमें से जो नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल मतलब नॉट ऑन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल है उनको क्या बोला जाता है? T2G। एंड ऑन द एक्सिस वालों को एक्सियल डी ऑर्बिटल बोल रहे हैं, उनका सेट आएगा EG। और EG में कौन कौन आते हैं बेटा? DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, इसी से काम चलेगा आगे। ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए EG सेट DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये Z एक्सिस है, पहले एक्स स्क्वायर की बात, ये DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो दिस इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज DZ स्क्वायर, है ना। तो यहां पर ये रहा Y एक्सिस, ये रहा X एक्सिस और ये रहा Z एक्सिस। ठीक है ना, दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस। यहां पर ये जो बन रहा है डंबल, ये ऑन द एक्सिस बन रहा है और ऑन द एक्सिस बनने वालों को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो यहां पर ये जो केस है ये ऑन द एक्सिस वाले हैं। ठीक है, तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो लोब बनेगा वो एक्सिस पर बनेगा और इवन DZ स्क्वायर, ये Z एक्सिस है, तो जो लोब बन रहा है ना, ये कहां बन रहा है बेटा? ऑन द एक्सिस बन रहा है, ऑन द Z एक्सिस बन रहा है। तो DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा? ऑन द एक्सिस। और इसीलिए इसे EG सेट, दो के सेट को क्या बोल रहे हैं? EG। दोनों की एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि ये एक्सिस पर वाले हैं। और ये वाला जो केस है ये कौन सा है? इन बिटवीन द एक्सिस वाला। तो इन बिटवीन द एक्सिस कौन कौन होते हैं? DXY, DYZ, DZX। और इन तीन के सेट को क्या बोला जाएगा? ट्रिपली डीजेनरेट, दैट इज T2G। देखिए ये DXY है, तो ये एक्सिस X है, ये एक्सिस Y है, पर ये X और Y पे नहीं बने, ये इनके बीच में बने, यहां बने हुए, ऐसा है केस, है ना। ये ऐसे बने हुए इनके बीच में, इस तरह का कुछ केस समझ के चलिए। ठीक है, तो ये DXY, ये DYZ और DZX टाइप के केस है, ये इन बिटवीन द बनेंगे। यहां तो 3D शो कर रखा है, मैं आपको इन्हीं को 2D में समझा देता हूं तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, है ना। सपोज ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और आपको क्या बनाना है? DXY। क्या बनाना है बेटा? DXY। तो DXY कैसे बनता है? ये अगर ये प्लस X है तो ये भी तो X डैश होगा, ये Y है तो ये Y डैश होगा। तो XY जो है ये इन बिटवीन द एक्सिस बनता है, मतलब X और Y के बीच में बनेगा, X और Y के बीच में बनेगा, X और Y के बीच में बनेगा और X और Y के बीच में बनेगा। तो आप देखो DXY कैसे बन रहा है? X और Y के बीच में। ऐसे ही अगर मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये एक्सिस तो ये रही और ये जो लोब्स बने ये इन बिटवीन द एक्सिस बने। सपोज इसको Y बोल दिया, इसको Z बोल दिया, तो अब ये क्या बन गया? DYZ। ठीक है, इसी तरह से DZX। और अगर मुझे इसी में देखो ये X है और ये Y है और मुझे अब बनाना है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बेटा ऑन द एक्सिस बनेगा, ऐसा X पर और Y पर ये बनता है। तो X स्क्वायर वाई स्क्वायर और Z स्क्वायर को ऑन द एक्सिस बनने वाले दो सेट को क्या नाम देंगे बेटा? EG। और XY, YZ और ZX जो तीन बिटवीन द एक्सिस बनेंगे उनके सेट को क्या बोलेंगे? T2G। ठीक है, अभी यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, आगे का जो पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।